हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1727 से लेकर 1728 तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर कर जरूर जाना। आपकी फीडबैक को मुझे नेक्स्ट एपिसोड देने के लिए मजबूर करती है। थैंक यू, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में वो गलती ना करूं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजलक्ष्मी अपना फ़ोन कट करने के बाद अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसके दिमाग में काफ़ी हलचल चल रही थी और उसके फेस एक्सप्रेशन भी उसके साथ साथ वो चेंज हो रहे थे। राजलक्ष्मी जल्दी से रूम की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि निशा सोई हुई है, इसलिए अपना फ़ोन उठा निकालती है और जो उनके रूम के बाहर हल्की सी बालकनी थी कपड़े वगैरह सुखाने की, फ्रंट की तरफ थी वो। तो वो उस तरफ ना जाकर जो बैक वाली थी उस तरफ निकल जाती है और फ़ोन निकाल कर अनिका का नंबर डायल करती है। जैसे ही वो अनिका का फ़ोन डायल करती है और एक रिंग गई ही थी, तभी निशा उठती है और कहती है कि मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ तुम अपने बेड पर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें उठ कर देर ढूंढने लग गई। कहीं तुम गायब तो नहीं हो गई हो और लड़कियों की तरह। इतनी आवाज़ सुनकर तो राजलक्ष्मी के पसीने छूट गए थे और जो उसने फ़ोन मिलाया था, अपना हाथ पीछे की तरफ किया था, उस फ़ोन को कट करके जल्दी से अपनी पॉकेट में डाल लेती है। तभी निशा उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रही थी? काफ़ी टाइम से तुम अपने बिस्तर पे नहीं थी। निशा की बात सुनकर राजलक्ष्मी कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर घूमने लग गई। तभी निशा कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस रास्ते तो दूर हमारे हॉस्टल में भी रात के टाइम बाहर निकलना इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। तभी राजलक्ष्मी ने कहा कि हाँ, मैं समझ गई हूँ कि ज़रूरी नहीं है हमें अपने रूम से बाहर जाना। तभी उसकी बात को पकड़ते हुए निशा कहती है, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तभी निशा को वो कुछ ना बताकर चुप रहना ही बेहतर समझती है। उसके बाद कहती है कि कुछ नहीं, बस वैसे ही मुझे भी लगा, क्योंकि काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि मैं ही बाहर अकेली घूम रही थी और जो वहाँ की बीएन मेड है वो भी सो रही थी। तभी निशा कहती है कि ठीक है, चलो अपने रूम में आ जाओ और अब सो जाओ। राजलक्ष्मी भी हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से उसके पीछे पीछे चली जाती है और बेड पर लेट जाती है। लेकिन राजलक्ष्मी की तो नींद छूमंतर होके गायब हो चुकी थी जब से उसने उस कॉल पर बात की थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो एक बार उठे और अनिका के पास फ़ोन मिलाए, लेकिन निशा थी कि उसकी तरफ देखे के जा रही थी। उसको कहने लग गई, तुम सो जाओ, वैसे ही आंखें खोल के कोई सोता है। तभी राजलक्ष्मी कहती है, बस मैं सोने के लिए ट्राई ही कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तभी निशा कहती है, तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद करके आराम से लेट जाओ और काउंटिंग स्टार्ट कर दो। शायद तुम्हें नींद आ जाए, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि तुमने लास्ट काउंटिंग कौन सी थी और तुम्हें नींद आ जाएगी। तभी राजलक्ष्मी ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाया और आराम से अपनी आंखें बंद करके लेट गई। खुद राजलक्ष्मी को भी नहीं पता चला कि उसकी कब आंख लग गई। दूसरी तरफ जहाँ ये सब चल रहा था, अनिका भी अपनी पूरी तैयारी में थी और उसको अनिका को अभी ये नहीं पता था कि वो कुणाल डोंगरा इतनी जल्दी अपना काम को अंजाम दे देगा। जल्दी से अनिका अपने फ़ोन को चेक करती है और कुछ देखने लग जाती है। मैं देख पा रही थी कि उस पर काफ़ी मिस कॉल आई हुई है और वो देखा कि ये तो राजलक्ष्मी की कॉल है और इतनी रात को जल्दी से बैक कॉल करती है। लेकिन राजलक्ष्मी ने अपना फ़ोन बिल्कुल म्यूट पर लगाया हुआ था, तो इसलिए अनिका क्या ही जो मिस कॉल थी उनका राजलक्ष्मी को पता नहीं चल पाया। तो एक दो बेल करने के बाद अनिका घबरा भी गई थी फिर, लेकिन शांत थी क्योंकि उसे पता था वो हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो नहीं है और हॉस्टल के अंदर कोई उसका बाल तक बाका नहीं कर सकता। इसलिए जल्दी से फ़ोन को रख लेती है और सारी चीज़ों के इंतज़ाम कर लेती है। अनिका जहाँ ये सब कर रही थी, रोहित भी चिराग के साथ पूरी प्लानिंग के साथ आराम से बैठ चुका था, क्योंकि रोहित ने भी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो उसे पता था कि अनिका उसके साथ नहीं मांगेगी, अकेले ही जंग में उतर जाएगी। लेकिन रोहित भी एक बिजनेसमैन और एक डॉन नंबर वन था। वो उसको ऐसे अकेले कैसे जा सकने दे सकता था, क्योंकि वो तो उसका प्यार भी था और उसकी वाइफ भी थी। इसलिए जहाँ अनिका और ये सब इतने टेंशन में थे, दूसरी तरफ दिल्ली में
दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जहाँ बच्चे अपनी आशा मारवा दादी माँ के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे थे। सभी हर अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे थे। वहाँ पर मुक्ता की एंट्री हो चुकी थी। आज शाम को ही मुक्ता ने वहाँ पर दस्तक दी थी। मुक्ता को देखकर तीनों बच्चे काफ़ी खुश हो गए। बच्चों के साथ साथ के तो सन्नी के तो दिल में गुब्बारे छूटने लग गए थे। ये प्यार वाले गुब्बारे थे जो नीचे की तरफ ना जाकर सीधा आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सन्नी भी बच्चों के साथ मुक्ता के साथ मस्ती कर रहा था। तभी आशा मारवा देखती है और मुक्ता वैसे तो वैसे कपड़े पहने हुई थी, लेकिन उसने एक मफलर लिया हुआ था, उसको अपने सिर पर रख कर और जल्दी से आशा मारवा के पैर ले लिए। और क्योंकि अभी तक खुद मुक्ता को भी नहीं पता था कि बच्चे और सन्नी आशा मारवा भी यहाँ पर है। आशा मारवा का जिक्र तो उन्होंने किया ही नहीं था। अगर किया होता तो शायद मुक्ता यहाँ पर नहीं आती। मुक्ता को देखकर आशा मारवा काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन मुक्ता थी कि जो काफ़ी नर्वस हो चुकी थी। तभी मुक्ता को हाथ पकड़ के अंदर की तरफ ले जाती है। वो कहने लग जाती है, पहली बार मेरे घर मेरी छोटी बहू आई है तो मैं उसको बाहर कैसे खड़ा रहने दे सकती हूँ। और उसको अंदर की तरफ ले आती है और उसको बिठाती है। तभी जो उसकी नौकर थी उसको चाय नाश्ते के लिए बोल देती है। और मुक्ता भी इधर उधर सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। और हर जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे, बड़े से लेकर बिल्कुल स्मॉल साइज तक के हर तरह के पेड़ पौधे और फ्लावर्स मुक्ता देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल पशु पक्षियों की थी, ना कि इंसानों की। क्योंकि दिल्ली का इलाका काफ़ी भीड़ बड़ा और पोल्यूशन से भरा था, लेकिन यहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा था। उसे यहाँ का जो सौंदर्य था उसके मन को भा जाता है। और आशा मारवा उसको एक्सक्यूज बोलकर अंदर की तरफ खाने का जो इंतज़ाम था वो करने के लिए बढ़ जाती है। सन्नी और बच्चे जल्दी से मुक्ता के पास आकर बैठ जाते हैं। और जो रिया थी वो तो मुक्ता को छेड़ने का पूरा काम कर रही थी। तभी सन्नी को मुक्ता कहती है कि तुमने बताया नहीं कि दादी माँ भी यहाँ है। मुक्ता की ऐसी बात सुनकर सन्नी ने कहा कि तुमने मुझे बोलने का मौका कब दिया? तुमने बस ये कहा कि मैं आ रही हूँ तो मैं ना क्यों बोलता? अगर तुम आ रही हो तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और खासकर रिया ने मुझे बताया था कि मैं दादी माँ का जिक्र ना करूँ। और रिया की तरफ देखने लग गई तो रिया ने अपनी आंखें और आईब्रो दोनों उचकाने लग गई और ये देखकर काफ़ी खुश हो गई। रिया की ऐसी हरकतें देखकर खुद मुक्ता भी काफ़ी शौक रह गई। कितनी छोटी सी उम्र में कितनी चालाक है। जल्दी से मुक्ता की तरफ रिया बढ़ जाती है। और क्योंकि वो अपनी तरफ से जो उसने गलती की थी उसे माफ़ी तो नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए और अपना जो इम्प्रेशन है उसको सेम बरकरार रखने के लिए जल्दी से मुक्ता के पास चली जाती है और बैठकर उसके साथ जपियाँ पाने लग जाती है। और के पास बैठकर उसके डींगे मारने लग जाती है, बड़ी-बड़ी हाँकने लग जाती है। उसको कहने लग जाती है कि चाची आप सुपर हो, सुपर से भी ऊपर हो। आप मेरी प्यारी सी चाची हो, जैसे मेरे प्यारे से चाचू हैं, वैसे ही मेरी प्यारी सी चाची हो आप। इसलिए मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपको हमारे यहाँ की हर छोटी से छोटी चीज़ें के बारे में समझाऊँ, दिखाऊँ, बताऊँ। मुग्धा ये देखकर काफ़ी खुश थी कि रिया को काफ़ी ये डीपली नॉलेज होगी इसको एग्रीकल्चर को लेकर। लेकिन आर्यन और अलेक्जेंडर अपनी दोनों हाथों को क्रॉस करके आराम से खड़े हो जाते हैं और रिया की तरफ आंखें निकाल कर देखने लग जाते हैं। क्योंकि आर्यन को तो थोड़ा बहुत कुछ पता था, लेकिन रिया थी वो तो जब से आई थी अपने गेमिंग या फिर उनको उनके साथ छेड़खानी में लगी हुई थी। ये देखकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तभी उसकी टांग को खींचने का काम अलेक्जेंडर ने किया। उसने कहा जल्दी से एक फूल को तोड़ कर ले गया है। उसने कहा कि रिया मुझे और मुक्ता चाची को भी बताओ ये फ्लावर्स कौन सा है और कहाँ से लिया गया है और कहाँ से आया है, कौन सी कंट्री का सबसे फेमस प्लांट है और है इसके बारे में। वो जब उसने वो पौधा और रखा तो रिया के पसीने छूट गए। उसने कहा कि भैया हर टाइम तुम्हें तो डीपली नॉलेज और स्टडी के बारे में पता रहता है और मुझे मुझे पूछते रहते हो। मैं अभी तुम्हें नहीं बता रही, अभी चाची आई है, इनके साथ बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर रात को बातें करते हैं इस चीज़ के बारे में।
तभी आर्यन उसके पैर पर पैर मार देता है अलेक्जेंडर के। वो कहने लग जाता है कि तुम रुक जाओ, नहीं तो अब की बार तुमने ऐसी शैतानी करी तो ये पक्का हमारी डैड को शिकायत लगा देगी। उसके बाद तुम सोच ही सकते हो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए अलेक्जेंडर भी आर्यन की बात समझ जाता है और जल्दी से उस पौधे को वापस अपनी जगह पर रख देता है और आराम से खड़ा होकर वापस मुक्ता के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो सभी बातें कर रहे थे जबकि सन्नी और मुक्ता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि मुक्ता काफ़ी बच्चों के साथ बिजी थी और सन्नी मुक्ता को देख रहा था। सन्नी की नज़रें मुक्ता की तरफ पड़ी तो मुक्ता भी उसकी नज़रों को पहचान गई। वो समझ चुकी थी कि सनी चाहता है कि मैं भी उसके साथ थोड़ा आराम से ऐसे ही बैठूं जैसे बच्चों के साथ बैठी हूँ। तभी आंखों के इशारे से कुछ इशारा करती है। सनी शायद उसकी बातें नहीं समझ पा रहा था, लेकिन साइड खड़ा आर्यन उसकी बातें और समझ चुका था। तभी दोनों अपने बहन भाई को कहता है, चलो हमने डैड से काफ़ी दिन हो गए, 2 दिन से भी ज़्यादा हो गए डैड हमें लेने नहीं आए, तो उनसे बातें करने के लिए चलते हैं, चलो एक साथ चलते हैं। रिया कहने लगी, नहीं मुझे तो मुक्ता चाची से बात करनी है क्योंकि उसे मेरी बेस्टी जो बनना है। तभी आर्यन मुक्ता का हाथ पकड़ता है, कहता है पापा की परी तो तुम हो, तो इसलिए तुमसे अच्छी बातें पापा के साथ कौन कर सकता है। चलो भी अभी डैड के पास फ़ोन मिलाएंगे। तीनों बच्चे उठ जाते हैं और फिर जाकर घर आशा मारवा की तरफ बढ़ जाते हैं। और अब मुक्ता और सनी आराम से अकेले हो चुके थे। जल्दी से मुक्ता उठती है और सनी के पास जाकर बैठ जाती है। एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करने लग जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू।